हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डुगू एंड हिज मॉम। तो आज से हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस की प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो 18 को एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है। तो हम लोग 10 दिन में ये 25 सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग देखिए, इतना ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फ्रॉम सेक्शन ए, क्वेश्चन 1। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ए Ctrl+N, बी है Ctrl+C+N, Alt+Ctrl+N और Ctrl+P। तो आंसर होगा Ctrl+C+N। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर डैश दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश वेब सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है? सफारी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो Ctrl+S के समान होता है Shift+F12। Shift+F12। तो देखिए, हम लोग यहाँ पूरा एक्सप्लेन करते हैं पूरा थोड़ा सा ज़्यादा में। Shift+F12 कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। MS वर्ड शॉर्टकट का यूज क्या है वो देख लीजिए आप लोग। Ctrl+F1 है रिबन हाइड व अनहाइड करने के लिए। Ctrl+F2 है प्रिंट करने के पहले पेज को देखने। Alt+F8 है फाइल को मैक्रो लगाने के लिए। तो जिस तरीके से Ctrl+S का F12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, MS वर्ड के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो कौन सा नहीं? चेंज केस। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो हमारा JPEG है वो नहीं है, वो है इमेज का। तो हम लोग को देखिए JPEG वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन देख लेते हैं। XE एग्जीक्यूटेबल फाइल, JPEG फ़ोटो के लिए है फाइल एक्सटेंशन। MP3 देख लीजिए गाने के लिए। MA भी है ऑडियो के लिए। मैं इसको पूरा एगो आपको शॉर्ट्स में दूंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइलों को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो B नंबर फोल्डर्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का तो ये है तृतीय पीढ़ी। चलिए हम लोग देखते हैं पीढ़ी में और कौन सा सॉफ्टवेयर आया था। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा, बाइनरी स्टोर प्रोग्राम। द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग। तृतीय में उच्च स्तरीय भाषा, मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चतुर्थ में GUI और पंचम में इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आया था। तो हम लोग ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्विचिंग हब एक प्रकार का हब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद कर लीजिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो कौन सा एप्पल इंक के संस्थापक नहीं है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? तो 2। हमारी कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का यूज किया जाता है? तो Ctrl+Home। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग जानते ही हैं। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज एंड कॉलम होते हैं? तो 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मैथ्स का देख लीजिए। 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है, भुगतान करेगा तो कितना करेगा? 2500। हम लोग सीधे 50,000 को 5% निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करता है। तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला है M1T1/W1 = M2T2/W2। तो हम लोग इस तरीक़ा से W2 का वैल्यू 24 दिन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या इतना कोई 11 से विभाज्य है तो ये माइनस न्यूनतम मान क्या होगा? तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है विषम स्थानों के अंकों का योग इतना, विषम स्थानों के अंकों का योग इतना, और उसको विभाज्य होने वाली संख्या के लिए माइनस कर देंगे। तो 0 - 11 या 11, न्यूनतम मान के लिए -11 लेंगे। A-3 का मिनिमम वैल्यू माइनस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देख लीजिए वो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 384 किलोमीटर की तो माना कि मूल गति 1 किलोमीटर प्रति आवर है। तो प्रश्न से ये आ गया हमारा। तो इस तरीक़ा से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोगों को पता ही है x² और -16x - 3072 = 0 है। तो हम लोग
एक्स का वैल्यू निकालेंगे -40 है तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए मूल गति का 75% 64 का निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, देख लीजिए √7/5 यानी 7/5 का वर्गमूल, तो √35 हो जाएगा और 35 का दिया हुआ था 5.916, तो हमारा आंसर हो गया 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 1/x = 1/y/1/z इक्वल टू इतना, तो हम लोग x/y/z के कितना बराबर होगा, तो देख लीजिए इसका सोल्यूशन हम लोग पूरा का रेसिप्रोकल कर देंगे। इधर हो जाएगा x/y/z इक्वल टू 1:2 1/2 1/3 तो आंसर हो जाएगा 15:10:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ABC क्रमशः इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, BC एक साथ 4 दिन तक और C काम छोड़ चला गया जिसके स्थान पर A आ गया, तो शेष काम कितना दिनों में पूरा होगा। देख लीजिए A 12 दिनों में, B 16 दिन, C 24 दिन। क्षमता हो गया कार्य, अभी समय के लिए हम लोग 48 - 4 3 + 2 कर लेंगे, फिर उसके बाद 28/7 तो 4 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के 1 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः इतना की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान, तो देख लीजिए कुल समय को निकालने के लिए कुल दूरी बाई औसत चाल, तो हमारा जितना भी दूरी है औसत चाल के लिए के का वैल्यू निकाल लेंगे 40 मीटर प्रति आवर। ये लोग आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो अपने कार्य को सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो देखिए इसका आंसर सामान्य और नहीं हम लोग ले लेंगे। चाल है 8:7 तो समय हो जाएगा उल्टा, तो 1 = 20 यानी यूनिट दिया हुआ था, तो सामान्य समय क्या हो जाएगा 7 यूनिट है तो 140, आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, देख लीजिए ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग अपना वॉच करके देख लीजिएगा। इसका आंसर 13 कैसे आया देख लीजिए। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बैठे हुए हैं, तो 13, आंसर कितना हो जाएगा 13। 27 का ये इजी है, देख लीजिए हम लोग हमेशा इसको लेंगे अपने जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे चलना है। पहले बोला है कि 12 मीटर चलना है पूरब की ओर, फिर ऊपर बोला, फिर उससे आंसर हो जाएगा दक्षिण। एक निश्चित कुट भाषा में क्वाड RSBPU और लेमन को इतना, तो जम्पी को किस प्रकार लिखा जाए, लिख लीजिए। सबको पहले संख्या को 1 जोड़ दिया और दूसरे को -2, उसी तरीक़ा से +1 -2 +1 -2 +1 कर दिया, तो हम लोग भी J में 1 जोड़ेंगे तो K, U में 2 घटाएंगे तो S, N N Z, तो आंसर हो जाएगा KSNNZ, तो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कंप्लेंट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से उसके बाद आने वाले अक्षर, सिंपल सा है, देख लीजिए सी है, जैसे कि व्यंजन है तो उसके पहले और यानी कि व्यंजन वाले को -1 कर देंगे और स्वर वाले में 1 जोड़ देंगे, तो देख लीजिए उसी तरीक़ा से हम लोग घटा दिए जोड़ दिए हैं। तो हम लोग को पूछा है बी कितने बार है, तो हमारा 2 बार क्या है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमारा बी 2 बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये है प्लस माइनस को परस्पर बदल दिए और गुना भाग को, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये इजी रहता है, कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही रीजनिंग का, वही माता पिता भाई बहन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, आप देख लो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना है एक बार, अगर एक बार आप उसका रिलेशन ठीक लिखे तो क्वेश्चन सही जाएगा, अगर एक गलत हुआ तो सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 14 34 35 आप लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव पर आते हैं, बहुत हो गया ऑब्जेक्टिव, वही डिस्क्रिप्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को लिखना होता है। हम लोग को यहाँ क्या लिखना है, सेल योर लैपटॉप, वही सब एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग पहले लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, हम लोग को बेचना क्या है ओल्ड लैपटॉप, तो हम लोग लिखेंगे ओल्ड लैपटॉप इन एक्सीलेंट कंडीशन फॉर सेल ब्रांड, जो लैपटॉप है उसका नाम लिख देंगे, उसके बारे में लिख देंगे, जैसे कि क्या स्टोरेज है 8 GB रैम इतना, देख लीजिए रिसेंटली सर्विस जो है वो सब लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, हम लोग और था तो हम लोग सब पढ़ते चलेंगे एक साथ, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लेना, नोट्स चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। ऑफिस फर्नीचर इन एक्सीलेंट कंडीशन अवेलेबल फॉर सेल, देख लीजिए। नेक्स्ट है इसे हमारे टॉपिक है 3 150 वर्ड में लिखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोड, डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग एब्यूज, तो हम लोग तीनों पे देखते हैं कि
चलिए ये सब हम लोग खुद से वैसे एक बार पढ़ लेने से आइडिया मिलता है कि है क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिफर टू एनी बिहेवियर और एक्शन दैट disrespect or undermine the authority, dignity or proceeding of a court. It ensures that the judicial system remains effective and respected. Contempt can be civil, such as failing to obey a court order, or criminal, such as disrupting court proceeding or disobeying judges. In India, the Contempt of Courts Act 1971 इसमें दिखा गया है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संक्षिप्त में बताया तो उसका मतलब ये है कि हम लोग कोर्ट में कोई भी इमोरल बिहेवियर करते हैं तो उसके लिए भी कोर्ट है। हम लोग को कोर्ट के आगे का अवेला नहीं कर सकते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी पे लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। भाई डोमेस्टिक वायलेंस तो आप लोग तो 10 पन्ना भी लिख सकते हो, क्या सिंपल सी बात है। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ग्रेव सोशल इशू दैट इन्वॉल्व फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एब्यूज विद इन ए हाउस होल्ड। घर में तो हर किसी के घर में किसी न किसी तरीक़ा से तो डोमेस्टिक वायलेंस होता ही है। पर इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि लिख लेना लॉ इन इंडिया। लॉ लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एम टू प्रोटेक्ट विक्टिम एंड प्रोवाइड लीगल रेमेडीज। ये सब चीज़ थोड़ा जान डाल देता है इससे में, देख लीजिए। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस से हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज इज अ सीरियस इशू अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। जो ड्रग एब्यूज सच में सीरियस है, अफेक्टिंग करता है सोसाइटी को भी और इंडिविजुअल्स को भी। ये पूरे सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ एक पूरा जीवन बर्बाद कर देता है ड्रग। तो देख लीजिए आप ड्रग पे इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है, प्रिसाइज। आप लोग ड्रग एब्यूज पढ़ लिए, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, कैमरा हिल रहा है। आपका जो डुग्गू है ना वो डुग्गू कैमरा छीन रहा है। चलिए ड्रग एब्यूज पे आप लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई साहब, फाइटिंग ड्रग एब्यूज रिक्वायर्स कलेक्टिंग इफर्ट्स। चलिए प्रिसाइज आ गया। प्रिसाइज जो दिया हुआ है में टाइटल देना है और उसको समरी में लिखना है कि क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड पावर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दिस सोर्सेज ऑफर अ क्लीन एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स विच आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेज एंड कॉस्ट डिक्रीजेज रिन्यूएबल एनर्जी इज पॉइज्ड। भाई साहब पॉइज्ड। तो चलिए देखिए टाइटल हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रिसाइज हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर प्रोवाइड अ क्लीन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। आप लोग देख लिया। नेक्स्ट है हमारा रीराइट द सेंटेंस। मिस्टेक है, देखिए इन्वाइटेड टू लंच न इन्वाइटेड फॉर लंच, और हमारा कंसिस्ट ऑफ सेवरल फीचर्स। नेक्स्ट है सी हैज, ऐसे ये फ्यूचर देख लीजिए तो हम पास्ट का है ना, 2 years अगो, पास्ट तो हैज नहीं होगा, अबाउट होगा। नेक्स्ट मेंटेनेंस में आप लोग देख लिए, पैरालिसिस में भी LYSIS होगा। अब चलिए हम लोग हिंदी में बिना टाइम गवाए, मैंने 20 मिनट में ही आपका पूरा एक सेट कंप्लीट कर दिया है, वो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा साथ में लेकर। तो आप लोग खुद से भी थोड़ा मेहनत कीजिए भाई, देखिए मैं कितना करूँ, मैं खुद भी सेट मारती हूँ उसके बाद भी देखती हूँ, आप लोग भी देखते रहिए। बेनामी संपत्ति क्या है भाई? बेनामी संपत्ति वही जो काले धन को छुपाने के लिए किसी और के नाम पे ले लेता है, रहता किसी और का है। तो बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 भी लागू किया गया था, 2016 में भी संशोधन कर इसे कड़ा बनाया गया, देख लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज और देश की प्रगति का आधार है, ये तो है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, समझ और नैतिकता प्रदान करती है, जिससे वह समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। वही अच्छा स्वास्थ्य जीवन को ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होता है और स्वच्छता, संतुलित आहार और व्यायाम का महत्व समझता है। वही अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को पढ़ाई और काम में अधिक कुशल बनाता है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जैसे मिड डे मील योजना और आयुष्मान भारत। हालांकि इन क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता और संसाधनों की कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित विकास समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है, इन दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गद्यांश। वही पैराग्राफ राइटिंग वही दे देगा एक पैसेज, और पैसेज पे आप लोग को क्वेश्चन देगा, जैसे इंग्लिश में होता है उसी तरीक़ा से हिंदी में है। यहाँ पे कुछ देगा, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई कल्पना करता है। कुछ उपाय बताया गया, ये सब लिखा हुआ है, ये सब देख लीजिए।
ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो पैसे दिया है उन्हीं में आंसर खोजें, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जोड़े नहीं। जैसे उक्त गद्यांश, एक हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भाई? तो कैंसर संबंध है कर्मवाद से। भाई जो हम बोलते हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बोलकर चले गए और खुद नहीं किए और दूसरे के बोले भाई तुम करो। कर्मवाद में कथनी और करनी एक ही होते हैं, कुछ व्यक्ति आदर्शवाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश के में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता को कारण बताया है, कुछ चिंतक उपाय बताए हैं और कुछ चिंतकों के विचारों को मूर्त रूप देते हैं। कार्ल मार्क्स ने उपाय बताए, लेकिन उस पर चिंतक मतलब उपाय तो बताए हैं लेकिन लेनिन ने उसे मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी ने एक साथ चिंतन भी किया और उस पर रहा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गद्यांश में लेखक यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में तो क्या कहा है? उन्होंने उपाय बताया पर उसका कार्यान्वयन दूसरे पर छोड़ दिया। कार्ल मार्क्स, रूसो, लास्की उल्लेख करते हुए बताया गया कि इन चिंतकों ने केवल विचार दिया, कार्यान्वयन का कार्य अन्य महानुभाव ने किया। हमारे गांधी जी ने उन्होंने जो बोला कर्म और आचरण में संगत था, जो बोलते थे वही करते थे और उसी पर टिके हुए रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? भाई साहब महात्मा गांधी तो चल रहा है उस समय से। महात्मा गांधी सिद्धांतवादी के साथ साथ आचरणवादी, व्यवहारवादी भी थे। कथनी करनी में संगत था, वही वास्तविक रूप से आदर्शवादी व यथार्थवादी थे। कर्मवाद थे भाई, वही कर्मवाद को घींच तीर के लिखते रहो। तटस्थ चिंतन, तटस्थ चिंतन का मतलब क्या है भाई? तो अपने तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ चिंतन से मतलब है हमारा विचार विमर्श, एकदम बिना डरे। देखिए नेक्स्ट है हमारा पत्र। स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संपादक महोदय को दैनिक जागरण को लिखना है। पहले हम लोग नाम लिख लीजिए, जगह का नाम, डेट, संपादक महोदय दैनिक जागरण दिल्ली, विषय। फिर मैं आपके प्रति समाचार पत्र वही ध्यानपूर्वक क्या आकर्षित करती हूँ, किस लिए चाहिए, क्या क्षेत्र में क्या है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, इसके साथ ही पेयजल की समस्या भी गंभीर है। फिर नीचे लिख दीजिए कि आवेदन करती हूँ इन समस्याओं पर प्रकाश डालें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीके जीएस। ये है, पहले जीके जीएस देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य तो 51 के ए में उल्लेख है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना। तो हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र को बढ़ाना। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर से है? तो अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर से संबंधित है? तो अरब सागर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का है 4 प्रमुख शहरों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वही 2025 तक हर सभी को घर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना निर्भर है जनता की संप्रभुता और समाजवाद पर। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? 2024 में, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने 2024 में किस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा? तो मलेरिया भाई, ये मलेरिया होगा 2024 में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की? यूपी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? भाई 100 डिग्री सेल्सियस, रट लो। और RBI है हमारा, हो गया है इस तरीक़े से सेट 1 कंप्लीट। अगर आप लोग को इतना फास्ट करना है तो बने रहिए। थैंक यू।